हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव या नर जनन तंत्र मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब स्टार्ट मैं आपको कर रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। अब यहाँ पे देखो, आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको, जैसे अपन ने मेल में देखा था कि कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी और कुछ यहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या है? अंडाशय या ओवरी। उसके बाद में अगर हम सेकेंडरी देखते हैं तो यहाँ पे अंडवाहिनी है जैसे फैलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद में यूट्रस है जिसे अपन गर्भाशय कहते हैं। फिर योनि है जिसे अपन वेजाइना बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ जनन ग्रंथियाँ भी होती हैं। अब अगर हम जनन ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास में जो मेमरी ग्लैंड है या जिसको अपन स्तन ग्रंथि कहते हैं, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव में यहाँ पे आती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो अपन स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट ओवरी या अंडाशय से। आपको यहाँ दिख रहा है एक जोड़ी है, यानी एक पेयर में है। और अगर हम इसकी शेप देखें तो अंडाकार है, ये ओवल शेप में है और जुड़ी हुई है। उसके बाद में अगर थोड़ी सी इसकी साइज़ देखें तो 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और 8 मिलीमीटर ये मोटी होती है। फिर अगर स्थिति देखें तो ये मान के चलिए किडनी के पास में या पीछे स्थित होती है। और वैसे जो हमारी पेल्विक गर्डल होती है या जिसको आप श्रोणी कहते हो, वहाँ पर ये पाई जाती है। हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य में अंडाशय हम ये मानते हैं कैसे होते हैं? मीजोवेरियम या मध्य अंडाशय होते हैं, मध्य में स्थित होते हैं और उदर गुहा से ये जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो इसमें अंडे उत्पन्न होते हैं और मेन 2 हार्मोन यहाँ पे और डेवलप होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब अपन इसकी थोड़ी सी आंतरिक संरचना देखते हैं। तो आंतरिक संरचना में हमें यहाँ पर, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें 2 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। बाहर का भाग है कॉर्टेक्स और अंदर का भाग है मेडुला। जैसे अपन और ऑर्गन में करते हैं कि बीच का जो भाग होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? मेडुला। और बाहर वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स भाग। फिर उसके बाद में अगर इसके चारों तरफ हम आवरण देखें कि कौन कौन से आवरण मिलते हैं या कौन कौन से यहाँ पर आपको कवरिंग मिलेगी, तो सबसे बाहर की तरफ जो आवरण होता है उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। और ये एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। और उसके अंदर जो है एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, इसके अंदर भी आपको कुछ सेल्स मिलेंगी। और वो जो सेल्स हैं वो सेल्स हम क्या कहलाती हैं? जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। और इन्हीं कोशिकाओं से जो है निर्माण होता है किसका? इनसे बनता है जो भी फॉलिकल या एग है, वो किससे बनता है? इन्हीं कोशिकाओं से। फिर उसके बाद में सबसे अंदर की तरफ कुछ आपको ऊतक टाइप से दिखाई दे रहे हैं और ये संयोजी ऊतक हैं या कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। और इनसे जो है स्ट्रोमा या आप कह सकते हो जो मध्य भाग है वो यहाँ पर जैसे कोशिकाओं में होता है उस तरीके से यहाँ पर भी जो मध्य भाग है वो भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। अब ये जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा में बहुत सारे आपको चाहे तो फाइबर्स भी मिलेंगे, मतलब तंतु भी मिलेंगे, पेशियाँ भी मिलेंगी, रुधिर वाहिनियाँ भी मिलेंगी। और जब इसमें अंडे बनने लगते हैं या परिपक्वता आती है तब यहाँ पर आपको पूटक या फॉलिकल भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखो, और हालांकि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपन आगे वाला जो चैप्टर है जिसमें अंडजनन या oogenesis पढ़ेंगे उसमें अपने को करना है। पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ
कि ये जो ओवरी है या अंडाशय है, इस अंडाशय में जो है 14 दिन यानी 0 से लेके 14 डेज तक एग का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में यहाँ से एग निकल जाता है और अगले ओविडक्ट में चला जाता है या अंडवाहिनी में चला जाता है। और इसके लिए यहाँ पे एक बहुत प्रोसेस चलता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जर्मिनल एपिथेलियम में उसकी जो सेल्स हैं वो सेल्स जो है पुटक या फॉलिकल बनाते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में डायग्राम को देखो जहाँ लिखा हुआ है डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल, तो ये जो है ये एक्चुअली उन जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं जो डेवलप होती हैं। बहुत सारा पहले सेल डिवीजन होता है और बहुत सारी सेल्स बनती हैं और उनमें से कोई एक सेल है वो डेवलप होती है, अपने आकार को बढ़ाती है, जिसे ऊगोनिया कहते हैं। और बाकी जो सेल्स हैं वो सारी की सारी इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपको दिख रहा है कि रेड कलर के अंदर है तो वो तो है ऊगोनिया, और उसके चारों तरफ जो है सेल्स हैं जो कि आगे जाके जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ग्राफियन फॉलिकल की, तो उसमें एक मेम्ब्रेन आएगी या एक आवरण आएगा जो कि ग्रेन्युलोसा। तो इस तरीके से ये आवरण यहाँ बनाएगी। फिर उसके बाद में ये थोड़ी देर बाद डेवलप होगा, सेकेंडरी oocyte में बदलेगा, फिर उसके बाद में टर्सरी में बदलेगा, थर्ड स्टेज में आएगा और उसके बाद में फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगा। तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है यहाँ बनते बनते 13 से 14 दिन है वो यहाँ पे लग जाते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर अलग से, हालांकि आपके बुक में इतनी नहीं है डिटेल में, पर मैं आपको करा रही हूँ, तो इसकी स्ट्रक्चर भी कभी कभी 2 नंबर की अलग से आ जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सबसे पहले तो इसके अंदर की तरफ एक अंड कोशिका है जिसे oocyte करा हुआ है, और ये जो है हालांकि ये सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक oocyte है, लेकिन अभी आप केवल इसको oocyte करके चलो। और इसके चारों तरफ एक पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा। अब देखो ये स्ट्रक्चर, जब अपन एग की भी स्ट्रक्चर कभी कभी आ जाता है, ह्यूमन एग की स्ट्रक्चर, तब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में करनी पड़ेगी। तो ह्यूमन एग है, इसके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट है और उसे अपन बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा। फिर उसके बाद में आपको थोड़ी सी सेल्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उसे अपन बोलते हैं सेकंड, ये मान के चलो ये सेकंड आवरण या मेम्ब्रेन है जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये जो oocyte है, ये oocyte जिस जगह से जुड़ रहा है और जुड़ने के लिए जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ को अपन क्या बोलते हैं, डिस्कस प्रोलीजिरस। हालांकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपको ग्रीन कलर की आवरण दिखाई दे रहा है ये है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, जो मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी कोशिकाएं थी, एक कोशिका तो आकार में बढ़ गई थी और बाकी जो कोशिकाएं वो जो उसके चारों तरफ इकट्ठी होती हैं वो ये मेम्ब्रेन यहाँ पर बनाती हैं। अब इसमें देखो बीच में एक कैविटी है, उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, एंट्रम, जो कि आपको खाली जगह दिखाई दे रही है कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा के बीच में। ये एक पतली सी गुहा या छोटी सी गुहा है जिसे एंट्रम कहते हैं, और इसके अंदर जो है लिक्विड भरा रहता है और उस लिक्विड को हम बोलते हैं पुटिका द्रव या लिकर फॉलिक्यूलाई। ठीक है, फिर उसके बाद में बाहर की तरफ आपको 2 और, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग या मोटे या थिक आप कह सकते हो, 2 आवरण होते हैं, 2 कवरिंग होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो ये इस तरीके से एक पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर किससे बनी हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे देखो जब ये बन जाती है तो बनने के बाद में, अभी भी मैंने पहले आपको बताया 13 से 14 डेज के बीच में बनती है। उसके बाद में oocyte यहाँ से निकल जाता है और कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है ओविडक्ट में। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। फॉलिकल से अंडा निकल रहा है
और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। और उसके बाद में ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन खाली रह जाता है और खाली रहने के बाद में इसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी या पीत पुटक या पीत बॉडी आप कह सकते हो। तो पीत पिंड इसे बोलते हैं। और ये पीत पिंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये एग इसमें से निकलता है तो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं टूटती हैं, टूटने से यहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है और ब्लड निकलने पर इसके चारों तरफ लूटियम कुछ कण होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं या ये जो कण हैं पीले रंग के होते हैं, इसलिए ये संरचना कैसी दिखाई देने लगती है, पीले रंग की। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पीत पिंड या कॉर्पस लूटियम। अब देखो, अगर ये ओव्यूम या ये जो अंडा है ये फर्टिलाइज्ड हो जाए, क्योंकि ये मान के चलिए कि जब अंडा ओविडक्ट में जाता है और शुक्राणु से मिलता है और उसमें निषेचन होता है, तब तो कार्पस ल्यूटियम जो है वृद्धि करेगी। और वृद्धि करने के बाद में ये एक क्या कहना चाहिए, अस्थायी यानी कि अनस्टेबल जो है एंडोक्राइन ग्लैंड में बदल जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाएगी। अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड आप जानते हो, जिनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो मैं वापस इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब तो ये ग्लैंड में बदल जाएगी। और ग्लैंड में बदलने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को ये रिलीज करेगी, इसका स्रवण करेगी। और अगर ये जो दोनों हार्मोन हैं, ये हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये यूट्रस में या जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके डेवलपमेंट में जरूरी होता है। जो यूट्रस है वो यूट्रस प्लेसेंटा या अप्रा का निर्माण करता है, और जो दूसरा हमारे पास में स्तन ग्रंथियां उनकी भी वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद में उनको दूध या मिल्क का प्रोडक्शन करना है। तो ये दोनों हार्मोन इस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं और ये हेल्प करते हैं यूट्रस और स्तन ग्रंथियों के डेवलपमेंट में। लेकिन निषेचन ना हो तो ये जो ऑर्गन है कॉर्पस लूटियम वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये बदल जाता है कॉर्पस एल्बिगेंस में, ठीक है। और ये जो कॉर्पस एल्बिगेंस है ये वाइट कलर की होती है, इसको इसलिए बोलते हैं श्वेत पुटिका या वाइट फॉलिकल। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस करने में, जैसे जहाँ से प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट हो रहा था और कॉर्पस एल्बिगेंस है, इस में लगभग ये मतलब एवरेज मान के चलते हैं कि 28 दिन का या 28 डेज का टाइम यहाँ पर लगता है। और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट होने लगता है। हालांकि जो है ये मान के चलिए कि एक जो एडल्ट है फीमेल, उसमें लगभग 4 लाख दोनों, अगर अपन ओवरी की बात करें तो 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और ये जो है ऐसा उनमें से कोई है वो डेवलप करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक मंथ में केवल एक ही बार ओव्यूलेशन होता है या केवल एक ही अंडा है वो मैच्योर होता है। चाहे दोनों ओवरी का देख लो आप, एक दोनों में एक एक होता है, लेकिन उनमें से अगर एक हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाता है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी हो गई, ओवरी की, ओविडक्ट की। अब ये स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है और दोनों जो यूट्रस है उसके दोनों तरफ से निकलती है और एक जोड़ी के रूप में होती है और लगभग इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। अगर स्टार्टिंग में अपन देखें तो ये थोड़ी सी कैसी होती है, फूली हुई होती है और इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं या यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। और अगर हम ओवरी की तरफ देखें तो इसका थोड़ा सा फनल शेप या कीप जैसी ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम।
और फिर उसके इनफंडिबुलम के आगे की तरफ आपको थोड़े से उंगली जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, जिसे हम झालर या फिम्बरी बोलते हैं। और इन फिम्बरी के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम ऑस्टियम बोलते हैं, और इसी छेद से जो ओवरी से एग निकलता है वो यहाँ से एंटर करता है। उसके बाद में फिर हमारे पास में अगर हम जैसे शुक्राणु का हमने देखा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो अंडवाहिनी है, उस अंडवाहिनी में भी छोटे छोटे बालों जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि शुक्रवाहिनी की जगह अगर हम रबड़ की वाहिनी लगा दें तो क्या होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम अंडवाहिनी की जगह रबड़ की वाहिनी लगा दें तो क्या अंडा मूव करेगा, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी बाल जैसी संरचना होती है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ लसलसा या चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है, जिसकी वजह से अंडे को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, और दूसरा ये मूवमेंट में या गमन में भी सहायक होता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक और एम्पुला। एम्पुला जो है वो निषेचन, जो अंडवाहिनी में निषेचन होता है, वो निषेचन कई बार क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो अगर केवल अंडवाहिनी आता है तो आप अंडवाहिनी लिखोगे, लेकिन अगर उसमें एम्पुला आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? एम्पुला। फिर उसके बाद में जो उसका तीसरा जो कि यूट्रस से जुड़ रहा है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस्थेमस। और ये जोड़ने का काम करता है। जब निषेचन हो जाता है तो जाइगोट है वो गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है। तो इस तरीके से जो है आज ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपको करा दिए, अंडाशय और अंडवाहिनी। बाकी जो संरचना है वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।